ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। स्वच्छता अभियान में हो सभी की भागीदारी। ये आप देखते हैं कि स्वच्छता की बातें तो खूब की जाती हैं, लेकिन इसमें भागीदारी निभाने की जब बात आती है ना, तो पीछे हट जाते हैं। गत दिवस राज्यसभा में यह जानकारी दी गई कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दशकों पुराने करीब 2424 यानी 2424 कूड़ा स्थलों में से 701 का कूड़ा हटाया जा चुका है, जबकि 1179 कूड़े के टीलों को समतल करने का काम अभी प्रगति पर है। और इससे यह पता चलता है कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए अभी कितना काम किया जाना बाकी है। स्वच्छता को कोई प्रक्रिया या परिणाम ना कहकर संस्कार की संज्ञा देना उचित होगा। और इसका ज्ञान मुझे अपने ससुर जी से मिला था, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि गंदा करना हमारा अधिकार है और साफ करना किसी और की जिम्मेदारी। और जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हमारा देश समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। स्वच्छता के संस्कार से मेरा अगला साक्षात्कार मेरी विदेश में नियुक्ति के दौरान हुआ, जहां मैंने पाया कि सार्वजनिक स्थलों और यहां तक कि धनी एवं शक्तिशाली लोगों के यहां साफ सफाई का जिम्मा किसी एक विशेष सामाजिक वर्ग का नहीं था। कई देशों में तो स्कूल और अभिभावक ही बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना उनकी जिम्मेदारी है। अब मैं भोपाल में रहता हूं, आप देखेंगे यहाँ गेट गेट पर, आपके द्वार पर गाड़ी आती है कचरा लेने वाली, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि सुबह से मैं निकलूं ना रोड पर, मैं देखता हूं कि कूड़ा का अंबार लगा रहता है। मतलब आप सोचिए कि गाड़ी में डालने तक का टाइम नहीं लोगों के पास, रोड पर फेंकने का आप देखते हैं कि उनके पास टाइम है। मलेशिया में 1990 से 1993 के बीच नियुक्ति के दौरान मैं भारतीय मूल के एक वकील के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे एक रोचक वाकया सुनाया। वकालत से पूर्व वह मलेशिया के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापक थे। उस स्कूल में कुलीन परिवारों, जिनमें शाही परिवारों के बच्चे भी शामिल थे, पढ़ते थे। स्कूल में एक व्यवस्था बनी हुई थी कि छात्रों का समूह शौचालयों की भी सफाई करेगा। शिक्षकों का समूचा समूह इस गतिविधि की निगरानी करता था, जो खुद बारी बारी से साफ सफाई का काम करते थे। ऐसी ही एक स्वच्छता गतिविधि के दौरान उन्होंने देखा कि शाही परिवार से जुड़ा एक बच्चा शौचालय की सफाई नहीं कर रहा था, जबकि उसके समूह के अन्य छात्र स्वच्छता कार्य में जुटे थे। पड़ताल करने पर पता चला कि वह दूसरे छात्रों को पैसे देकर अपने हिस्से की सफाई से बच निकलता था। और मेरे मित्र ने उस छात्र को तलब किया। उन्होंने छात्रों को निर्देश दिया कि इस बार समूह का कोई अन्य छात्र सफाई नहीं करेगा, पूरे शौचालय उसी को साफ करने पड़ेंगे, जो अब तक इससे बचता आया। चूंकि उससे बच्चे के पिता एक देश के सुल्तान थे और जिनकी अनुशासन प्रियता प्रसिद्ध थी, और इसीलिए स्वाभाविक था कि उसने यह सुनिश्चित करना ही बेहतर समझा कि यह किस्सा उनके पिता तक ना पहुंचे। और इस प्रकार उसने सफाई के निर्देश का पालन किया। इससे मुझे यही सीख मिली कि विश्व के प्रतिष्ठित स्कूलों में संपन्न लोगों के बच्चों से भी शौचालय साफ कराए जाते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि कोई भी काम गंदा या निचले स्तर का नहीं होता है। यह भारतीय समाज से बहुत अलग रवैया है। यहाँ आप देखते हैं कि सफाई का कर्म निचली जातियों का समझा जाता है और उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। आप माने या ना माने, लेकिन भारत में इससे जुड़े रवैये की जड़ें कहीं ना कहीं हमारी जाति व्यवस्था से जुड़ी हैं। अच्छी बात है कि स्वतंत्रता के बाद जाति से जुड़े अस्वस्थता के पहलू को आपराधिक कानून बना दिया गया, लेकिन व्यवहार में वह रवैया किसी न किसी रूप में कायम रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थापित धारणा को अपने क्रियाकलापों से चुनौती देने की दिशा में कदम बढ़ाए। जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से भी यह परिवर्तन आवश्यक है। देश वास्तव में तभी स्वच्छ हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना उसका भी एक दायित्व है, जो किसी वर्ग विशेष या फिर आप देखिए समुदाय की बंधी हुई जिम्मेदारी नहीं है। यह दारोमदार केवल घरों को साफ रखने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें व्यापक पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निहित होगी। ऐसी अनुभूति आरंभ से ही आप देखिए जगाई जा सकती है, और इसके लिए स्कूलों से शुरुआत करना श्रेयस्कर होगा। जापानी स्कूलों में बच्चे अपनी क्लास रूम, स्कूल और यहां तक कि शौचालय भी साफ करते हैं। सिंगापुर में स्कूलों की साफ सफाई छात्रों के जिम्मे है, और जहां यह काम पेशेवर स्वच्छता कर्मी करते हों, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे किसी विशेष सामाजिक वर्ग से ही ना हो। भारत में भी समय आ गया
कि सरकारी और निजी स्कूलों में स्वच्छता की कमान छात्र ही संभालें। भारतीय समाज के स्वच्छ स्वरूप को देखते हुए शौचालयों की सफाई को भी स्कूली काम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एक निश्चित आयु वर्ग के बाद बच्चों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस आयु सीमा का निर्धारण विशेषज्ञ कर सकते हैं। ऐसी कोई भी पहल भारत में सदियों से कायम सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करेगी। इस बीच यह भी ध्यान रहे कि बच्चों को ऐसी स्वच्छता कार्य में लगाने से पहले उन्हें रबर बूट्स, ग्लव्स, मास्क और हेड कवर जैसे पर्याप्त सामान भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई क्षति न पहुंचे। अपनी विराट लोकवेटा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ऐसे किसी भी अभियान को गति देकर उसे सफल बना सकते हैं। गांव गांव में घर घर शौचालय का निर्माण स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण एवं जन कल्याण को लेकर उनकी जिज्ञासा का प्रतीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्हें स्कूलों में बच्चों द्वारा शौचालय साफ करने के मुद्दे पर भी कोई सहमति बनानी चाहिए। और इसे लेकर संदेह है कि गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वच्छता की जिस मुहिम को लेकर स्वयं सक्रिय एवं समर्पित रहे, उसका कोई दल विरोध करने का जोखिम उठाएगा। और आप देखिए, हालांकि कुछ सामाजिक नेता और समूह जरूर इसके विरोध में आगे आएंगे और जिसकी जड़ में समाज का सदियों पुराना सोच होगा। इस धारणा का अंत करना ही होगा और शौचालय या सार्वजनिक स्थल पर साफ सफाई करने से किसी व्यक्ति का सामाजिक रुतबा समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठता बोध और हीनता की भावना से जुड़े इस रवैये को बदलना ही होगा। मोदी के अतिरिक्त किसी अन्य नेता में वो क्षमता नहीं है जो इस परिवर्तन के अग्रदूत बन सके। यदि वह ऐसा करने में सक्षम रहेंगे तो इतिहास में उनका अमिट स्थान बन जाएगा। लेखक पूर्व राजनयिक हैं, इनके नाम विवेक काटजू, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग इस टॉपिक पर जरूर दीजिएगा। अराजकता फैलाने की खुली धमकी, ये आप सभी जानते हैं कि जब नागरिकता संशोधन कानून या सीए आया था तो उसे लेकर जिस झूठ का सबसे अधिक सहारा लिया गया वह यह था कि इसके जरिए भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने का काम किया जाएगा। इसी तरह 3 कृषि कानून के विरोध में यह झूठ जमकर फैलाया गया कि इनका उद्देश्य किसानों की जमीन छीनकर उन्हें उद्योगपतियों को देना। अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी यह झूठ फैलाया जा रहा है कि इसके जरिए मुसलमानों की मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। इस झूठ का सहारा रमजान के दिनों में भी लेने में संकोच नहीं किया जा रहा है। और इस विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान इसी झूठ को कई बार दोहराया गया। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अदीब की ओर से यहां तक कहा गया कि जगदम्बिका पाल वक्फ अधिनियम पर विचार करने वाली जेपीसी के अध्यक्ष को खबर कर दें कि वह एक बिल पास करके दिखाएं, फिर देखना हम उनका क्या हासिल करेंगे। और उनकी ओर से जदयू, तेलुगु देशम जैसे दलों को भी देख लेने की धमकी दी गई। इससे ही आयोजन में यह भी कहा गया कि यदि जरूर पड़ी तो हम दिल्ली और यूपी बॉर्डर बंद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। शाहीन बाग जैसा धरना देने की भी धमकी दी गई। यह ध्यान रहे कि सीए के खिलाफ धरने के दौरान शाहीन बाग में दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाली एक प्रमुख रास्ते पर कब्जा कर लिया गया था। तब विपक्ष के छोटे बड़े नेता शाहीन बाग पहुंचकर इस अराजक धरने को जायज ठहराते थे। हालांकि इस धरने से त्रस्त लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उसके ढुलमुल रवैये के चलते धरना जारी रहा और अंततः महीनों के बाद वह तब खत्म हुआ जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा। वह मुट्ठी भर लोग ही बचे। किसी कानूनी विरोधी आंदोलन के समय भी कथित किसान नेता करीब साल भर दिल्ली की सीमाओं पर राजमार्गों को इसलिए बाधित किए बैठे रहे क्योंकि ना तो सरकार ने जबरदस्त रास्ते रोकने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने। तब इसकी भी अनदेखी कर दी गई थी कि ट्रैक्टर परेड निकालकर गणतंत्र दिवस मनाने के बहाने लाल किले पर कैसा उपद्रव किया गया था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया उनकी बातों से सहमत हो, ना सहमत हो, क्योंकि आपने देखा किसान आंदोलन लंबे समय तक चला था। उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। जहां सीए और कृषि कानूनों का विरोध उन पर संसद की मुहर लगने के बाद किया गया था, वहीं वक्फ अधिनियम विरोध उसके संसद में पेश होने के पहले ही किया जा रहा है। एक तरह से इस संसद को कानून बनाने से रोकने की कोशिश की जा रही है, वह भी संविधान की दुहाई देते हुए। कहा जा रहा है कि वक्फ अधिनियम से छेड़छाड़ संविधान से छेड़छाड़ है। संविधान को धर्म ग्रंथ जैसा भले बताया जाता हो, लेकिन वह धर्म ग्रंथ नहीं होता और ना ही होना चाहिए। इसमें संशोधन होते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में वक्फ अधिनियम में भी होते रहे। वक्फ अधिनियम में संशोधन के विरोध में कुछ ज्यादा ही जोरदार ढंग से दिया जा रहा है कि चूंकि उसमें कोई खामी नहीं है इसलिए और उसमें किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत भी नहीं है। यह तक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से हैरान करने वाली उन खबरों के बाद भी किया जा रहा है और जिसके तहत यह उजागर हुआ कि वक्फ बोर्ड ने किस मनमाने तरीके से किसानों, मछुआरों
आम लोगों की जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तमिलनाडु में तो 1500 साल पुरानी यानी इस्लाम के उदय के पहले एक मंदिर की जमीन को ही वक्फ संपत्ति बता दिया। वक्फ बोर्डों के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है, लेकिन उसकी हजारों संपत्तियों को लेकर विवाद है। इनमें से अनेक विवाद अदालत में विचाराधीन है। इसके बाद भी मौजूदा वक्फ अधिनियम को सही ठहराया जा रहा है, और यदि वक्फ अधिनियम में कोई विसंगति नहीं है, वक्फ बोर्ड सचमुच नीरचीर तरीके से संचालित हो रहा है, तो क्यों ना अन्य समुदायों के लिए भी ऐसे ही बोर्ड बना दिए जाए। शायद हिंदू समाज को ऐसी किसी बोर्ड की आवश्यकता सबसे अधिक है, क्योंकि उसके धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर कब्जा या फिर उनका दुरुपयोग होता रहा। आखिर यह कहाँ का न्याय है कि एक समुदाय के धार्मिक स्थलों का नियमन संचालन तो सरकार करे, लेकिन अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों का संचालन उसके लोग खुद करें। क्या अंग्रेजों की तरह आज के शासक भी यह मानते हैं कि हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थलों के संचालन का जरूर नहीं है? निसंदेह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध का अधिकार है, और आप देखते हैं कि यह विरोध संसद के भीतर और आप देखते हैं कि बाहर भी किया जा सकता है। इस अधिनियम को संसद की स्वीकृति मिलने के पहले भी, लेकिन इसकी अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए कि वह विरोध के लिए हिंसा और अराजकता का सहारा ले। अराजकता फैलाने की धमकी देकर किसी प्रस्तावित कानून के खिलाफ मोर्चा खोलना सीधे सीधे संविधान पर हमला ही है, और इसके बाद भी इसके असर कम है। संविधान बचाओ की रट लगा रहे लोग वक्फ मामले में संविधान सम्मत तरीके से ही विरोध दर्ज कराने तक सीमित रहेंगे, और सरकार सुप्रीम कोर्ट को सावधान रहना होगा। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव छसान, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, कोई भी सुधार आता है, मैं कहता हूं कि उसमें हो सकता है कि कुछ चिंताएं हों और उसमें कुछ अच्छाई भी बातें भी हों, तो मुझे लगता है कि बैठकर, देखिए संसद का काम है, चाहे विपक्ष के सांसद हों चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों, बैठकर उस पर एक अच्छी सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और अगर विपक्ष कुछ चिंताएं जता रहा है तो मैं कहता हूं कि उनका भी समाधान होना चाहिए। इस तरह से बात हो तो मुझे लगता है बेहतर है। और देखिए, किसान आंदोलन के दौरान किसान जो कृषि कानून आए हुए थे उसको लेकर मैंने उस समय भी कहा था, मुझे जहां तक लगता था कि किसानों से भी राय मशवरा किया जाना चाहिए था पहले। आप सोचिए कि अगर उनसे किसानों को मना लिया जाता, किसानों से पूछ लिया जाता, तो बाद में आप देखते हैं कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस ना लेना पड़ते। अगर वो अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, तो वापस क्यों लिए गए थे फिर? और मैं कहता हूं किसानों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? जैसे मेरे लिए कोई कानून आ रहा है तो मुझसे पूछ लिया जाए ना, इसमें कुछ आपकी चिंताएं तो नहीं है? चिंताएं हैं तो बता दीजिए ना। तो मुझे लगता है कि हमारे ही देश के लोग हैं सब, ये होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताते रहा करिएगा। जीवन की सार्थकता सीधी श्री साधकों और अष्टांग योगियों के लिए शक्ति वह ऊर्जा है जो 7 चक्रों को जागृत करते हुए अंत में ब्रह्मा कमल के साथ एक का आकार होती है। और जब योगी एक एक करके अष्टांग योग के प्रत्येक सोपान को पार करता है, वैसे 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 कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। राजयोग के 8 सोपान यम, नियम, आसन, प्राणायाम, त्योहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि तक पहुंचने पर कुंडलिनी शक्ति अंतिम 7वें चक्र तक पहुंचती है, और जिसे सहस्त्रकार चक्र कहते हैं। यह सिर में स्थित होता है, और इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को ही स्त्री विद्या या राजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका के रूप में जाना जाता है। उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने पर शिव और शक्ति का एकाकार होता है। कुछ बातें तो इस समुची प्रक्रिया में हमें समझ आनी चाहिए। वह यह है कि पहले तो अनंत ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर ही है, या यूं कहें कि वह हम ही हैं, परंतु इस सब के बाद भी हम भटक रहे हैं, और उसका कारण है अविद्या और प्रतिरोध। अविद्या के कारण हम अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर निकल आए हैं और संसार और प्रकृति के भाव में बहते जा रहे हैं। जो कुछ एक भाग्यशाली जरा ठहर कर जागते हैं वह सही मार्ग तक पहुंच जा पाते हैं। प्रतिरोध इसलिए है क्योंकि ऊर्जा सबसे कम प्रतिरोध के मार्ग में चलती है, और जैसे पानी की धार अवरोधित मार्ग से हटकर स्वयं अपना दूसरा मार्ग खोज लेती है, वैसे ही जब ऊर्जा के आवश्यक मार्ग पर अवरोध होंगे तो ऊर्जा उन विचारों और क्रियाओं में ही व्यर्थ होगी जो अनुपयोगी है। दूसरी बात हमें यह समझनी चाहिए कि जब तक द्वैत का भाव होगा हम भटकेंगे ही। अंतिम गंतव्य पर पहुंचने पर सिर्फ अद्वैत शेष रह जाता है। जब व्यक्ति को अनुभव होता है कि ब्रह्मा के ही कारण जगत चैतन्य रूप में भसता है, अन्यथा वह पूर्ण रूप से मिथ्या है। हमें यह ज्ञान आत्मसात करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख रहे हो आप लोग। नागपुर का सबक, अभी आप देखिए नागपुर में जो हिंसा हुई है ना औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं नागपुर, देखिए मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है।
नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। नागपुर में हिंसा के बाद कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की जो नौबत आई, उससे यही पता चलता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। जैसे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का अनावश्यक काम किया गया, वैसे ही उसे दयालु शासक बताकर भी माहौल बिगाड़ने में ही योगदान दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि औरंगजेब एक क्रूर, कट्टर और मत्तांध शासक था, लेकिन उसकी कब्र हटाने की मांग का भी कोई उचित नहीं बनता। आखिर ऐसा तो है नहीं कि उसकी कब्र हट जाने से उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ जाएगा अथवा उन अत्याचारों का प्रतिकार हो जाएगा जो उसने किए हैं। औरंगजेब की कब्र इसी की तो निशानी है कि वहां एक ऐसा शासक दफन है जो बेहद अत्याचारी था। तथ्य यह भी है कि औरंगजेब अकेला ऐसा मुगल शासक नहीं जिसने अत्याचार किए हों। आखिर किन किन मुगलों या फिर अन्य बाहरी आक्रमणकारियों की निशानियों को मिटाने की मांग की जाएगी? क्या ऐसा करने से उनकी जुड़ी कटु स्मृतियां ओझल हो जाने वाली हैं? यह समझ आता है कि औरंगजेब का महिमा मंडन ना होने दिया जाए, जो लोग उसकी सराहना करते हैं उनके विरोध किया जाए, लेकिन इसका भी अपना एक तरीका होना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र एक उपेक्षित स्थल ही है, और इसलिए क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सभी उसे हकारत की नजर से ही देखते हैं। नागपुर में हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे लोगों ने उसकी प्रतीकात्मक कब्र वाली फोटो को जलाया है। इसे लेकर ही यह अफवाह फैला दी गई कि उसकी मजहबी नारे लिखे थे, और यह नितांत झूठी और शरारत भरी अफवाह थी। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि इसे जानबूझकर फैलाया गया और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। यह भी लगता है कि इस अफवाह के सहारे उपद्रव करने की तैयारी की गई थी। यदि ऐसा नहीं होता तो 2 घंटे तक आगजनी और तोड़फोड़ नहीं होती। इस उपद्रव में अनेक लोग घायल हुए और जिनमें से 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी। यह ठीक है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यह कहकर पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई किसी भी मामले पर अपनी पसंद नापसंद प्रकट करते समय बेलगाम ना होने पाए। इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि अपने देश में कई ऐसे शासक हैं जिनका दामन दागदार अथवा जो विवादित हैं। उनके कार्य व्यवहार पर बहस के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सामाजिक सद्भाव अथवा कानून एवं व्यवस्था के लिए संकट पैदा हो जाए। मैं तो ये सोचता हूं कि सोचिए आप लोग कि मतलब आप सोचिए कि वो चला गया है, उसके नाम पर हमारे देश में राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती है, मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है। अरे भैया, शिक्षा के नाम पर राजनीति करिए ना, रोजगार के नाम पर राजनीति करिए ना, महंगाई के नाम पर राजनीति करिए ना, गरीबी के नाम पर राजनीति करिए ना। लेकिन आप देखते हैं कि ये हो नहीं रहा है, और हम लोग भी इसी तरह के मुद्दों पर वोट देते हैं तो उसी तरह के वो मुद्दे उठाते हुए हैं। फिर शिक्षण जरूरी है। बिहार की ग्राम कचहरियों में अब हर मंगलवार शुक्रवार को सुनवाई होगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अहम बात यह है कि अब भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत सुनवाई होनी है। इससे संबंधित 40 धाराओं की सूची उपलब्ध कराई गई। जाहिर है कि शुरू में पंचों सरपंचों के समक्ष नई धाराओं के तहत सुनवाई सरल प्रक्रिया नहीं होगी। इसे अमल में लाने में अध्ययन की जरूरत होगी, साथ ही प्रशिक्षण की जरूरत भी होगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर निपुण बनाया जाए। पहले भी इन कचहरियों से लोगों को न्याय मिलता रहा। कई ग्राम कचहरियां तो उदाहरण भी बनी। महिला सरपंचों की सराहनीय भूमिका भी चर्चा में रही। ग्राम पंचायतों में जितनी ज्यादा संख्या में और तत्परता के साथ सुनवाई होगी, थानों न्यायालयों पर मुकदमा का बोझ घटेगा। अतः ग्राम कचहरियों को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। राज्य सरकार ने व्यवस्थागत रूप से पंचायत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। राज्य सरकार यह समझती है कि पंचायतों को सशक्त करके ही ग्रामीण शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाया जा सकता है। हर काम एक छत के नीचे होने से लोगों को काफी सहूलियत भी होगी। यह व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, ग्रामीण जीवन भी उतना ही सहज होगा। इस दिशा में प्रयासों की गति बढ़ानी होगी। पवित्र वनों को मिली कानूनी सहायता। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीते दिनों TN गोदावरण बनाम भारत संघ मामले में सुनाया गया फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नजीर बन गया। अब इसका उल्लेख आप लोग पर्यावरण पर जब कहीं लिख रहे हैं कुछ इस तरह का टॉपिक पर, तो वहां आप लोग इसका उल्लेख कर दिया करिएगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने ओरंच जैसे पवित्र वनों को सामान्य वनों की श्रेणी में शामिल करने से इनकार करते हुए कहा था कि ये क्षेत्र वन की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से न सिर्फ पवित्र वनों को कानूनी मान्यता मिली, बल्कि इनका संरक्षण राज्य सरकारों को सामान्य वनों की तरह सुनिश्चित करना होगा। साथ ही इस फैसले ने देश में विभिन्न समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से संरक्षित वनों के संरक्षण को सहायता भी प्रदान की है। देखिए राजस्थान, एक बार चलिए आप लोग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना आप देखिए कब हुई थी। इसका देखिए
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और 30 मार्च 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ के भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या राजस्थान। यूनेस्को सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र वनों को आध्यात्मिक और परिस्थिति मूल्यों को दर्शाने वाले उन प्राकृतिक वनस्पतिक क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया जिन्हें स्थानीय मान्यताओं के जरिए संरक्षित किया जाता है। यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा। इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ के अनुसार भारत में पवित्र वनों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। झारखंड का सरना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का देववन, राजस्थान का ओरन, महाराष्ट्र का देवराय और केरल का काबू, असम का थान आदि इससे कुछ चुनिंदा उदाहरण है जो पवित्र प्राकृतिक स्थलों के रूप में स्थापित हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों को किसी विशेष समुदाय द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है। प्रकृति पूजा के बहाने कुछ समुदायों द्वारा देश में जंगल, तालाब, नदी, पहाड़ आदि को पूजने और संरक्षित करने की परंपरा रही है। प्रकृति पूजक समुदाय संसाधनों के उपभोग से पहले प्रकृति से विनती करते हैं और केवल उतना ही लेते हैं जितनी की आवश्यकता होती है। और आप देखिए वे लालच की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करते। और आप देखते हैं कि इन संरक्षित क्षेत्रों में पेड़ काटने और शिकार करने की मनाही होती है। यहाँ होने वाली बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप का भी विरोध भी करते हैं। इन वनों का व्यापक पारिस्थितिकीय महत्व है और इन्हें स्थानीय जैव विविधता का भंडारण भी माना जाता है। और इन क्षेत्रों को मानव जनित कारकों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और इससे इनकी पारिस्थितिकीय भूमिका कभी नष्ट होने नहीं होती है। ये क्षेत्र मृदा संरक्षण, वर्षा लाने में सहायक और विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण तथा लुप्त प्रजातियों के शरण स्थली के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ ही ये औषधि और पशुधन के चारे के भी स्रोत हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव, पारंपरिक आस्था के कमजोर पड़ने, कृषि के प्रसार, विकास कार्य, अति पशु चराई तथा इंसानी लालच में वृद्धि के कारण पवित्र वन सिकुड़ते जा रहे हैं। और इनका क्षरण न सिर्फ सामुदायिक आस्था को कमजोर करता है बल्कि इसके जलवायु संकट को भी बढ़ावा मिलता है। अतः इनके संरक्षण के निमित्त गंभीर होने की आवश्यकता है। देखिए ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ में एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। शिक्षा में मातृभाषा को मिली महत्व। आजकल भाषा को लेकर भी खूब विरोध हो रहा है, ये आप लोग देख ही रहे होंगे। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हे कुसूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इन पंक्तियों में मातृभाषा की महत्ता का नितांत सजीव एवं मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। वास्तव में मातृभाषा ही किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की प्रगति की दृढ़ आधारशिला को निर्मित करती है। किंतु वर्तमान परिदृश्य में उपयुक्त पंक्तियों की प्रासंगिकता सने सने अर्थहीन एवं महत्वहीन होती जा रही है और विषय की गंभीरता को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक रिपोर्ट पर दृष्टिपात करना नितांत आवश्यक है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक आबादी के 40% लोगों के पास उस भाषा में शिक्षा हासिल करने की सुविधा नहीं है और जिस भाषा को वे बेहतर ढंग से बोलते समझते एवं दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। निसंदेह यह मुद्दा वैश्विक स्तर पर चिंता का एक उभरता हुआ विषय है एवं भविष्य में यदि स्थितियां यूं ही बरकरार रहीं तो मातृभाषा का इस प्रकार उपेक्षित होना कहीं ना कहीं शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवनयन का कारण बनता हुआ दृष्टिगोचर होगा। समिति द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कतिपय निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो अपनी व्यवहारिक भाषा में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं 90% तक हैं। विद्यार्थियों के संदर्भ में देखें तो इस समस्या में से प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 1 अरब है। आखिरकार ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जो कि मातृभाषा एवं शिक्षा के माध्यम से तालमेल के अभाव को जन्म दे रहे हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार तेजी से वैश्विक स्तर पर अपने पांव पसार रही इस चुनौती के मूल में अनेक कारक निहित हैं। इनमें से जो प्रमुख कारण हैं वे हैं शिक्षकों के अंदर घरेलू भाषाओं का प्रयोग करने की सीमित क्षमता, घरेलू एवं व्यवहारिक भाषाओं में उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता एवं सामुदायिक विरोध जैसे दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां। निसंदेह ये सभी कारक ऐसे हैं जो संस्कृति
एवं परंपराओं के वट वृक्ष की जड़ों को खोखला करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों में इस संवेदनशील मुद्दों को लेकर नीतिगत पहल का अभाव भी इस समस्या की गंभीरता के स्तर को उठाने में एक अप्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन करता है। टीम द्वारा लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रवास की प्रवृत्ति में तीव्र वृद्धि होने के कारण भाषाई विविधता भी एक वैश्विक वास्तविकता का रूप लेती जा रही है। वर्तमान में 3.1 करोड़ से ज्यादा विस्थापित युवा शिक्षा में भाषा को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। भारत में वर्ष 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी। इस नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि पूर्व में लागू शिक्षा नीति के अंतर्गत मौजूद नहीं थे। इसी क्रम में बहुभाषीय शिक्षा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक अहम पहलू है। शिक्षा के संदर्भ में मातृभाषा अथवा व्यवहारिक भाषा का महत्व स्वयं सिद्ध है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम तरीका एवं माध्यम मातृभाषा ही होते हैं। मातृभाषा में शिक्षा की अनुपलब्धता, फिर वह चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को गिराती। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अंतिम रूप से राष्ट्र का विकास भी इस बात से प्रभावित होता है कि वहां पर मातृभाषा प्रगति के पैमाने पर कहाँ स्थान पाती है। किसी भी विषय अथवा अवधारणा की बात की जाए तो मातृभाषा उस संबंध में अभिव्यक्ति के साथ साथ निर्देशन की भूमिका का भी बाखूबी निर्वहन करती है। जरा कल्पना करें कि एक ही मामला अथवा मुद्दा अपने आपके समक्ष मातृभाषा के साथ साथ किसी अन्य ऐसी भाषा भी उपस्थित है और जिसका आपके साथ उतना बेहतर ताल्लुक नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप उस मुद्दे को अपनी मातृभाषा का सहारा लेकर ही पढ़ना, समझना एवं जानना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपके न्यूनतम समय एवं न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होगी। मातृभाषा में शिक्षा निश्चित रूप से शिक्षार्थियों के अंदर रचनात्मकता एवं सहजता, सृजनात्मकता एवं समस्या के समाधान की योग्यता को कहीं अधिक गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित करने में सहायक होती है। मातृभाषा में उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता निश्चित रूप से मातृभाषा के महत्व एवं शिक्षा में इसकी लोकप्रियता को गिराने में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। और स्पष्ट सी बात है कि जब शिक्षण सामग्री मातृभाषा में उपलब्ध ही नहीं होगी तो शिक्षक मातृभाषा में अध्यापन कार्य करने में कहीं ना कहीं असहजता का अनुभव करेंगे। दिन ब दिन एक गंभीर चुनौती का रूप लेते इस परिदृश्य को परिवर्तित करने की महती आवश्यकता है, और इसके लिए व्यक्ति से लेकर विश्व तक समग्र एवं एकीकृत प्रयत्न की आवश्यकता है। समस्या से निजात पाने के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास तो यह करना होगा कि मातृभाषा में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता में अधिक से अधिक इजाफा करना होगा, ताकि प्रत्येक विषय से संबंधित विविध अध्ययन सामग्री अध्ययन एवं अध्यापन के लिए मातृभाषा में ही सुलभ हो सके। दूसरे प्रयास के रूप में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी मातृभाषा के साथ शिक्षण कार्य हेतु अभिप्रेरित करना होगा, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर मातृभाषा की उन्नति का भाव जागृत हो सके। भारत के संदर्भ में अगर हिंदी की ही बात की जाए तो यहाँ पर भी शिक्षा एवं हिंदी माध्यम के मध्य तालमेल का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम प्रत्येक में अंग्रेजी का ही दबदबा कायम है। हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च कोटि के अध्ययन सामग्री या तो उपलब्ध ही नहीं है या फिर यदि है भी तो बहुत ही अल्प मात्रा में। निश्चित रूप से इन स्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है एवं यह तभी संभव हो सकेगा कि हम हिंदी को अपनाने के प्रति गंभीरता के साथ प्रतिबद्ध होंगे एवं मातृभाषा में शिक्षा को एक अहम एवं जिम्मेदारीपूर्ण मुद्दे के रूप में देखेंगे। आज यदि इस विषय को गंभीरता के साथ लेते हुए समस्या के समाधान पर विचार न किया गया तो भविष्य में हम सभी अपनी मातृभाषा को घोर संकट से घिरा हुआ देखने के लिए विवश होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई की सीमा। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन ले जाने बैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर नीति बनाए और उनकी निगरानी करे। वस्तुतः दुनिया में अनेक देशों में छात्रों की शिक्षा और निजता पर मोबाइल के प्रभाव को लेकर बहस जारी है। भारत में अब तक कोई इस बाबत ठोस नीति नहीं होने के कारण मोबाइल से पढ़ाई को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 80% बच्चे पाठशाला के सहपाठियों के साथ मिलकर न केवल बेहतर ढंग से सीखते हैं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और संस्कार भी ग्रहण करते हैं। वैसे आप देखते हैं कि वैसे भी गुरु और शिष्य के बीच ज्ञानार्जन की जो परंपरा है उसमें एक तो बच्चे सामाजिक रूप से एकाकीपन के शिकार नहीं होते हैं और मिलजुल कर रहना सीखते हैं, अनुशासित रहते हैं और साथ ही उनकी संवाद संप्रेषण दक्षता सुधरती है, क्योंकि शिष्य और गुरु के बीच जो संवाद होता है ही है। छात्र परस्पर बातचीत करके भी पाठों के अर्थ को समझते हैं। दरअसल शैक्षणिक उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल निर्माता
एवं इंटरनेट प्रदाता कंपनियां ऑनलाइन शिक्षा में व्यापारिक लाभ देख रही हैं और इसलिए प्रचार प्रसार माध्यमों के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अध्ययन अध्यापन में स्मार्टफोन सर्वोच्च विकल्प है। हालांकि कंपनियों ने इस दिशा में पहल बहुत पहले से ही कर दी थी। नतीजन कई ऑनलाइन प्रारूपों में ई लर्निंग सामग्री बाजार में उपलब्ध है। वैसे भी ऑनलाइन शिक्षा की विषमताओं को समझने की जरूरत है। गुरु से दूर एक कोने में मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे शिष्य की मन मस्तिष्क में क्या है, यह जब ठीक से आज का शिक्षक नहीं समझ पा रहा तो तकनीक कैसे समझेगी? क्योंकि तकनीकी शिक्षा में ना तो मौलिकता है और ना ही पहले से ही लोड कर दिए पाठों से इतर या फिर आगे जाने की क्षमता। कृत्रिम तरीके से दी गई शिक्षा नैसर्गिक या जिज्ञासु प्रतिभा का स्थान नहीं ले पाएगी। दरअसल किसी उपकरण में भर दिए गए ज्ञान की एक सीमा होती है, वह तय कर दिए गए प्रोग्रामिंग के अनुसार चलता है। उसमें कोई लचीलापन नहीं होता है, जबकि विद्यार्थी की बुद्धि के विकास का क्रम कोई एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। ज्ञान नदी की धारा की तरह प्रवाहमान होता है, उसमें नए नए रूप लेते हुए जीवन मूल्यों को देखते हुए विचारिक बदलाव आता है, नया सोच विकसित होता है। यह बदलाव प्रतिभा के नैसर्गिक विकास का ऐसा मूल आधार है जो छात्रों को नूतन एवं मौलिक आविष्कार का सोच विकसित करता है। उपकरण में तो सोच या फिर विचार पर फनफाने की उर्वरा शक्ति ही नहीं होती है। देख लीजिए, आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, ये प्रदूषण के शिकंजे में जिंदगी। आजकल आप देखिए प्रदूषण की भी खूब बातें हो रही हैं और दिल्ली के वायु प्रदूषण की हाल तो आप लोगों ने जाना हुआ होगा। हाल ही में जारी IQ ईयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में बताया गया, 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर रहा है। 2023 में इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर था। दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। असम का वर्णीहाट इस सूची में सबसे ऊपर है। वर्णीहाट में प्रदूषण का उच्च स्तर स्थानीय कारखानों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण। रिपोर्ट में बताया गया है कि 35% भारतीय शहरों में वार्षिक PM2 पॉइंट का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली साल भर उच्च वायु प्रदूषण से जूझती है और सर्दियों में यह समस्या और भी बदतर हो जाती है, क्योंकि प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, धान की पराली जलाने और पटाखों से निकलने वाले धुएं का असर वातावरण पर पड़ता है। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र लगभग 5.2 वर्ष कम हो रही है। वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस के रोगियों की समस्या बढ़ जाती है और स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस संबंधी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकारें जरूर सक्रिय होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रदूषण कम होता है सरकारें पुनः सो जाती हैं। जबकि वायु प्रदूषण कम करने वाले उपायों पर पूरे साल सक्रियता के साथ काम होते रहना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कोई भी तकनीकी प्रदूषण को कम करने में सहायता तो कर सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है। धूल, धुएं और कुहासे से बना स्मॉग हमारे लिए कई समस्याएं पैदा करता है। जब ईंधन जलता है, वायुमंडलीय प्रदूषण या गैस हवा में मौजूद सूरज की रोशनी वातावरण में इसकी गर्मी के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे स्मॉग बनता है। सर्दी के मौसम में हर साल इस स्मॉग के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। निर्माण कार्य भी इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही वाहनों का प्रदूषण भी इस स्मॉग को बढ़ाता है। गौरतलब है कि काफी वायु प्रदूषण वाहनों के माध्यम से होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे खतरनाक तत्व एवं गैसें होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब सांस के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचता है तो वहां हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक तत्व बनाता है। इस तत्व के कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कम खतरनाक नहीं है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटाता है और इसी तरह नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड फेफड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसकी अधिकता से दमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। वातावरण में हाइड्रोकार्बन की अधिकता कैंसर जैसे रोगों के लिए भी जिम्मेदार है। वाहनों से निकलने वाला एथिलीन जैसे हाइड्रोकार्बन थोड़ी मात्रा में भी पौधों के लिए हानिकारक होता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसे तत्व फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब समस्याएं लिख सकते हैं ना वायु प्रदूषण की।
और सांस संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। वास्तविकता यह है कि आज पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। पुराने जमाने में पर्यावरण के हर अवयव को भगवान का दर्जा दिया जाता था, इसलिए हम पर्यावरण के हर अवयव की इज्जत करना जानते थे। नए जमाने में पर्यावरण के अवयव वस्तु के तौर पर देखे जाने लगे और हम इन्हें मात्र भोग की वस्तु मानने लगे, और इसने पर्यावरण के अनुकूल समझ विकसित करने में बाधा पहुंचाई। प्रदूषण की यह समस्या किसी एक शहर, राज्य या देश के सुधरने से हल होने वाली नहीं है। पर्यावरण की कोई ऐसी परिधि नहीं होती कि एक जगह प्राकृतिक संसाधन का दोहन या फिर प्रदूषण होने से उसका प्रभाव दूसरी जगह ना पड़े। दरअसल जब हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते तो वह प्रत्यक्ष रूप से तो हमें हानि पहुंचाती है, परोक्ष रूप से भी हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी करती है। हमें यह भी समझना होगा कि केवल सरकार के भरोसे ही वायु प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई सार्थक और ठोस हल नहीं निकल पाएगा। अब समय आ गया है कि सरकार के साथ साथ हम सब भी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीरता के साथ काम करें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।